फिजिक्स में यार जब जब रेट आता है किसी भी चीज का, जैसे रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड को वेलोसिटी बोलते हैं, तो वो डेफिनेशन एक ही पैटर्न में आती है, हर बार ऐसी पैटर्न में आई है। तो पावर किस चीज का रेट है? वर्क डन का रेट है। तो अगर हमारे पास एक सैंपल ऑफ टाइम डेल्टा टी है जिसमें W का वर्क हुआ है, अब यार W को चाहो तो डेल्टा W लिख दो, वैसे भी W एक इंटरवल वाली ही चीज होती है। वर्क डन कहीं से शुरू करके कहीं तक का ही होता है हमेशा। तो कई बार W के आगे डेल्टा लगाया जाता है, कई बार डेल्टा नहीं लगाया जाता, मतलब एक ही है। यानी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है कि 5 सेकेंड में किसी ने 20 जूल का वर्क डन किया है, तो यूनिट टाइम में कितना वर्क डन किया है उसी को क्या बोलते हैं? पावर। फिजिक्स में यार ज्यादा टॉपिक में जितनी भी डेफिनेशन इन्वॉल्व होती है, या तो वो फोर्स के इधर उधर होती हैं या तो वो एनर्जी के इधर उधर होती हैं। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अभी यार ये वर्क का रेट है कि वर्क कितनी जल्दी जल्दी किया जा रहा है। अच्छा बताओ, एक m मास के ब्लॉक को कोई 1 मिनट में छत पे पहुंचाए और दूसरा आदमी 30 सेकंड में छत पे पहुंचा दे, किसका वर्क ज्यादा होगा? वर्क दोनों का सेम होगा। अरे भाई m मास को अगर h ऊंचाई पहुंचाओगे तो दोनों ने mgh का वर्क किया है, लेकिन फिर कुछ तो अंतर है। तुम्हारे दिमाग में जो भाव आ रहा है कुछ तो अंतर है, वो वर्क का अंतर नहीं है, वर्क डिलीवर करने की रफ्तार का अंतर है। तो एक ने जल्दी जल्दी वर्क किया और एक ने, तो इस भावना को एक्सप्रेस करने के लिए हमने टर्म क्या डिफाइन किया है? पावर। तो पावर होता है वर्क कितनी जल्दी जल्दी किया जा रहा है इस बात का मेजरमेंट, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अगर उतने ही टाइम में कोई ज्यादा वर्क कर रहा है तो इसका मतलब उसका पावर ज्यादा है, या वर्क सेम है किसी ने कम टाइम लिया है तो इसका मतलब उसका पावर ज्यादा है। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास एक सैंपल ऑफ टाइम है, सैंपल ऑफ वर्क है। तो यार वर्क, कोई भी वर्क पावर नहीं कहलाएगा, यूनिट टाइम में जो वर्क होगा उसी को हम क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। तो ये कितना हो गया यार? 4 जूल पर सेकेंड। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो यार अगर हमारे पास एक सैंपल ऑफ टाइम है, सैंपल ऑफ वर्क है, तो यूनिट टाइम के लिए वर्क निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा? डेल्टा W बाई डेल्टा टी, इसी को हम क्या कहेंगे? पावर। तो यार बहुत ऑब्वियस डेफिनेशन है, हमने जब जब रेट वाली डेफिनेशन बनाई है ऐसी तो बनाई है। और रेट वाली डेफिनेशन जब जब आती है तो हम दो हेडिंग बनाते हैं, कौन कौन सी? एवरेज और दूसरा क्या? इंस्टेंटेनियस। ये भी यार एक बहुत बड़ा सच है, जब जब इंस्टेंटेनियस, एक एवरेज और दूसरा क्या? इंस्टेंटेनियस। तो यार एवरेज पावर की डेफिनेशन क्या आ गई? डेल्टा W बाई डेल्टा टी। तो फिर इंस्टेंटेनियस क्या होगा? वो होगा डेल्टा W बाई डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? यानी हम वर्क डन का सैंपल बहुत छोटा लेंगे और टाइम भी बहुत छोटा लेंगे, तब जो पावर आएगा वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस पावर। इसी को हम कैलकुलस की लैंग्वेज में क्या लिख देते हैं? dW बाई dt। बात समझ में आ गई है? तो जब जब रेट हम डिफाइन करते हैं तो ऐसे डिफाइन करते हैं। कोई दिक्कत है यार? अब यार क्योंकि वर्क का खुद एक फॉर्मूला है तो हम इस डेफिनेशन को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यहां एक्सप्लोर करने का कोई लॉजिक नहीं है, तो ये डेफिनेशन अपने आप में कंप्लीट है। रही बात वर्क की, तो तुम्हें वर्क के अपने फॉर्मूले पता है। अरे वर्क क्या होता है? Fs cos थीटा F डॉट S इंटीग्रल ऑफ FdS। तो ले देखे यार, वर्क निकालना जानते हैं तो पावर निकालना मुश्किल काम नहीं, बस टाइम दे दे तो पावर भी आ जाएगा। एवरेज पावर निकालना बहुत आसान है, वर्क अलग से सोचना है, टाइम अलग से सोचना है तो आ जाएगा। तो सारा मामला कहां गड़बड़ है? इंस्टेंटेनियस पावर पे। एवरेज पावर बहुत आसान है, वर्क अलग से निकालना है, टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल टाइम, वर्क लाओ, टाइम लाओ, पावर ले जाओ, और यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकेंड। अच्छा, जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या लिखते हैं? वॉट।
ये मतलब साइंटिस्ट के नाम पे हम लोगों ने वॉट लिखना शुरू कर दिया है। जब हम कहते हैं यार कि वॉट लग गई, इसका क्या मतलब होता है? बहुत सारा वर्क डन कम समय में करना पड़ गया। वॉट लग गई का मतलब क्या होता है? बहुत सारा वर्क डन कम समय में करना पड़ गया, तो ज्यादा पावर हो गया, ज्यादा वॉट लग गई, दैट इज वॉट लगना। तो ये थोड़ा साइंटिफिक वाला है, वॉट लग जाना। अगर मैं कहता हूं किसी m मास के पार्टिकल पे कोई फोर्स लगाया गया है और उसको कुछ ds का डिस्प्लेसमेंट कराया गया है, हमने बहुत जनरलाइज तरीके से f का फोर्स और ds का डिस्प्लेसमेंट कराया है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो बताओ उसका dw क्या होगा? f ds cos थीटा अपॉन क्या? dt। अब यार ये ds बाई dt क्या है ना? क्या इसका जो v होगा, पहली बात तो यार उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ds के अलोंग होगी। भाई जहां ds होगा वहीं पे वेलोसिटी बोली जाएगी। तो ये क्या बन गया? f v cos थीटा। यानी यार dw बाई dt तो एक डेफिनेशन है ही है, ये तो डेफिनेशन है ही है। यानी अगर कभी कोई तुम्हें w एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दे और पावर पूछे तो क्या करना पड़ेगा? उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये तो एक चीज है ही है। लेकिन क्या वर्क डन कोई ऐसा लिखने के बाद एक और डेफिनेशन आ गई है, एफ वी कॉस थीटा, जहां पे v का मतलब क्या है? एफ है फोर्स ऑन बॉडी एट गिवन इंस्टेंट, जिस वक्त की बात चल रही है उस इंस्टेंट का फोर्स। v क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन f एंड v। तो यार ये तो बहुत बढ़िया चीज आ गई यार, एफ वी कॉस थीटा में f वेक्टर क्वांटिटी है, v वेक्टर क्वांटिटी है और थीटा उन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच का। क्या फिजिक्स में जब जब हम ऐसा देखते हैं तो उसको और कैसे लिख देते हैं? क्या लिख सकते हैं? f डॉट v। यानी पावर की डेफिनेशन एफ वी कॉस थीटा भी है, एफ डॉट बी भी है, और वो तो थी ही। तो यार इंस्टेंटेनियस पावर को हम कई तरीके से समझ सकते हैं। एफ वी कॉस थीटा एफ डॉट वी एक ही बात है। तो अब यार किसी के दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि सर जब जब आपने मल्टीप्लाई वाली चीजें बताई हैं तो साथ ही साथ इंटीग्रेशन की चीजें भी बताई, मगर इस केस में इसका कोई इंटीग्रल फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसका कारण है कि एफ किसी वक्त का फोर्स है और v उसी वक्त की वेलोसिटी है। तो ये जो क्वांटिटी है ये प्रोसेस से डिफाइंड ही नहीं है, इसका कोई प्रोसेस नहीं है, ये किसी इंस्टेंट के लिए डिफाइंड है। और जब इंस्टेंट के लिए डिफाइंड है तो इसमें इंटीग्रेशन का कोई मतलब मीनिंग ही नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन केवल और केवल यही है, उस वक्त का फोर्स। अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल फोर्स उस वक्त का बताओ, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बताओ। कुल मिलाकर उस वक्त का फोर्स उस वक्त की वेलोसिटी से मतलब है, ये कोई प्रोसेस के लिए डिफाइंड ही नहीं है। जैसे वर्क डन एक प्रोसेस के लिए डिफाइंड होता है, एक इंटरवल के लिए डिफाइंड होता है, पावर एक इंटरवल के लिए, ये एक इंटरवल के लिए डिफाइंड नहीं है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? यानी इसमें कोई इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला नहीं है। नोट करते जाएं।
अच्छा यार, वॉट की यूनिट, ये पावर की यूनिट हमने क्या लिखी है, वॉट। पावर की एक और यूनिट है किलोवाट, मेगावाट, ये तो सब है ही है। मतलब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं। किलो का मतलब 10 की पावर 3 होता है, मेगा मतलब 10 की पावर 6 होता है, मिली मतलब 10 की पावर। मैं और बात करने वाला था हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, तो एक एवरेज घोड़ा 746 जूल का वर्क डन कर सकता है पर सेकेंड, ऐसा माना जा रहा है। एक्चुअली बहुत समय तक दुनिया में जो वर्क लेने का सोर्स रहा है वो क्या रहा है, घोड़ा। इस वजह से अक्सर लोग इस बात पर इंटरेस्टेड होते थे उस जमाने के लोग, जब नई नई कार आना शुरू हुई तो लोगों ने कहा कि अभी तक तो रथ दौड़ाते थे, तांगा दौड़ाते थे, अब ये कार आई है तो ये कितने घोड़ों के बराबर पावर दे सकती है। तो लोगों के दिमाग में ये बात आई होगी कि भाई ठीक है, हमारा रथ 4 घोड़े वाला है तो ये गाड़ी कितने घोड़े वाली है, मतलब लोग कितने घोड़े के बराबर ये पावर दे सकती है। तब ये शायद किसी के मन में ख्याल आया होगा कि एक घोड़ा कितना पावर दे सकता है, कितना देता है लगभग। अब घोड़े घोड़े पे डिपेंड करता है कि एवरेज घोड़े की बात है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने फिक्स यूनिट बना दिया। अब ये नहीं कहोगे सर कि घोड़ा कौन सा है, एक एवरेज घोड़े का पावर 746 वॉट माना जाता है जहां का भी हो। ऑब्वियसली दरियाई घोड़े से कोई तांगा नहीं चलवाता होगा। हाँ भाई, हाँ। अब यार एक चीज यहाँ पे हम लोग जरा समझते हैं, पावर की बात चली है तो बहुत फेमस डिस्कशन है। बताओ अच्छा, 1 वॉट, जैसे मान लिया किसी चीज का पावर वॉट है, तो वॉट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड। यार वॉट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड। तो ये वॉट वाली एंट्री अभी अभी हुई है। यस, बिक्स की गोली लो। तो यार जूल की यूनिट अब वॉट से बनाई जा सकती है। बताओ जूल क्या बन गया, अगर वॉट जूल पर सेकेंड है तो जूल क्या हो गया, वॉट सेकेंड। वॉट सेकेंड। तो बता यार, वॉट सेकेंड जूल होता है तो वॉट आवर क्या होगा। तो यार वॉट आवर क्या हो गया यार वॉट सेकेंड अगर जूल होता है तो आर में कितने सेकेंड होते हैं यार, आर में कितने सेकेंड होते हैं। तो हम इसको अगर वॉट सेकेंड लिखना चाहें, वॉट सेकेंड लिखना चाहें अगर, तो क्या बताओ 3600, यार एक आवर में 3600 सेकेंड होते हैं कि नहीं। तो मैं आर की जगह लिख दिया हूं 3600 सेकेंड। जरा इधर ध्यान दें, तो इसको मैं लिख सकता हूं वॉट 3600 सेकेंड। वॉट आवर को क्या लिख सकते हैं, वॉट इंटू 36 सेकेंड, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 3600 वॉट सेकेंड। क्या ये बात समझ रहे हैं यार, यानी क्या 3600 जूल, ये क्या हो गया यार 3600 जूल। क्या वॉट आवर का मतलब क्या हो गया 3600 जूल। तो अगर कहीं लिखा हो किलो वॉट आवर, ये वॉट आवर का मतलब हो गया, तो यार किलो वॉट आवर कितना होगा, किलो वॉट आवर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म लेते हैं KWH। किलो वॉट आवर कितना होगा, 3600 के साथ 10 की पावर 3, क्या इतने जूल लिख सकते हैं यार, बात समझ रहा है। ये कितना हो गया 3.6 इंटू 10 टू पावर 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल इज इक्वल टू 1 KWH। ये कभी कभी शायद
पूछा जाए तो सोचा जा सकता है, भूल जाए तो निकाला भी जा सकता है। भाई वॉट होता है जूल बाई सेकेंड, तो जूल क्या होगा वॉट सेकेंड, तो वॉट आवर क्या होगा, तो आवर का मतलब हो गया 3600 सेकेंड, मतलब हो गया 3600 जूल सेकेंड वॉट सेकेंड, यानी 3600 जूल। क्या ये बात कनेक्ट कर सकते हैं, भूल जाए तो रिकवर कर सकते हैं। हाँ भाई, एक मशीन लगातार किसी मास को किसी h ऊंचाई पे ट्रांसफर करती है, अगर ऐसी कोई मशीन है तो आमतौर पे किसको ट्रांसफर करेगी, तो किसी टैंक में भरे हुए पानी को ट्रांसफर कर सकती है या किसी टैंक में बने हुए कंक्रीट को ट्रांसफर कर सकती है। अक्सर मशीनें या तो पानी चढ़ाती हैं या तो कंक्रीट चढ़ाती हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। तो यार यहां से कंक्रीट ऊपर की तरफ पंप की जाएगी। ऑब्वियसली यार यहां कोई मशीन लगी होगी जिसको मैं पंप कह सकता हूं। ये पंप यहां से मसाले को सक करेगा और ऊपर जाके निकाल देगा। वो पानी को भी वही भेज सकता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मशीन का काम केवल यहां से वहां पहुंचा देना है, वो काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं कर रहा है, और कर भी रहा है तो फिक्स है। तो बता यार, अगर अभी अभी इसने डीएम मास यहां से एंटर किया है, यहां से अभी अभी डीएम मास एंटर किया है, तो क्या साथ ही साथ यहां से डीएम मास उगला भी होगा, निकाला भी होगा? वो अलग बात है कि जो मास यहां से लिया है वही थोड़ी निकाला है, मगर ये पक्की बात है कि इसमें जितना भरा है वो भरा रहेगा, जितना यहां से लेगा उतना वहां से उगलेगा, निकालेगा। क्या मशीन यही तो कर रही है कि लगातार यहां से मास ले रही है और एच ऊंचाई पे जाके पहुंचा रही है। तो अगर मैं कहूं कि इस dt टाइम में इसने dm मास निकल लिया है, कितने टाइम में? dt टाइम में। इन dt टाइम अगर मास एब्जॉर्ब्ड कितना है? dm है, तो बता जितना एब्जॉर्ब्ड dm होगा, क्या मास एब्जॉर्ब उतना ही मास शिफ्टेड भी होगा? क्या सेम बात नहीं है? जितना यहां पे एब्जॉर्ब करेगा उतना वहां निकालेगा, मतलब यहां से लेता है वहां डिलीवर कर देता है, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो क्या बताओ, इस प्रोसेस में हम ये नजरअंदाज कर दें कि प्रोसेस कैसे चल रहा है, बस ये समझें कि एक मशीन है जो डीएम लेती है और डीएम तुरंत ऊपर पहुंचा देती है। क्या उसमें ज्यादा समय लगता है? अगर इसने डीटी टाइम इसको एब्जॉर्ब करने में लिया तो उसी डीटी में तो वो पहुंच गया। तो वो नहीं सर, इसको पहुंचने में तो ज्यादा टाइम लगेगा। अरे तो कोई दूसरा डीएम आ गया, मशीन ने तो यही काम लगातार किया है। तो अगर कोई पूछे यार इसमें कितना वर्क हुआ, तो तुम लिखोगे डीएम जी एच, नहीं इतना वर्क किया डीएम जी एच, और कितने टाइम में? डीटी टाइम में। तो बता यार पावर क्या होगा मशीन का, इंस्टेंटेनियस पावर डी डब्ल्यू बाई डी टी होता है, तो ये हो जाएगा डीएम बाई डी टी इंटू जी एच। तो यार इसमें जी और एच फिक्स्ड है। डीएम मास अगर इसने एब्जॉर्ब किया है और मात्र डीटी टाइम में वो एब्जॉर्ब किया, तो डीटी टाइम में वहां से उगल भी दिया है, तो मशीन ने जो अपना पावर डिलीवर किया वो कितना हो गया? डीएम बाई डी टी क्या होता है सबको पता है। डीएम बाई डी टी यहां क्या है? मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट या मास पर यूनिट टाइम, मास एब्जॉर्ब बाय मशीन पर यूनिट टाइम, एक ही बात है। जितना मशीन मास एब्जॉर्ब कर रही होगी
उतना पाइप में चल रहा होगा और उतना ही वो उगल रहा होगा। सब बातों का एक ही मतलब है। क्या बताओ, dm बाई dt को हम लोगों ने तरह तरह से लिखना सीखा है कभी ना कभी। कैसे कैसे, वो कुछ बातें मैं याद दिला दूं, क्योंकि यहां पे इस टॉपिक में इन बातों पे बहुत ज्यादा चर्चा होती है। अगर मैं कहता हूं इस पाइप का एरिया ए है, एरिया ए है, यस, तो अभी अभी अगर ये dx लेंथ आगे बढ़ा है तो उसका dv कितना होगा, वॉल्यूम, डिफरेंशियल वॉल्यूम, वो होता था एरिया इंटू dx। उसका dm क्या होगा, डिफरेंशियल मास। हाँ, डिफरेंशियल मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास हमेशा क्या होता है, डेंसिटी इंटू, तो ये क्या बन गया, रो इंटू ए इंटू डी एक्स। तो डीएम बाई डी टी क्या बन गया, रो ए डी एक्स बाई डी टी। ये पहली बार मैं नहीं कर रहा हूं, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, हमने वेरिएबल मास में ये काम किया था। तो ये क्या बन गया, रो ए वी। तो यार फॉर्मूला तो हम यही रटेंगे, थोड़े बहुत बदलाव करना हमें आता है। ये बन गया रो ए वी जी एच। क्या बदल लेंगे, कोई दिक्कत है? एक और तरीका हो सकता है यही काम करने का। मान लिया कोई कह दे कि ये एक लीनियर पाइप है जिसमें लैम्डा केजी पर मीटर आता है। कितना आता है, लैम्डा केजी। यानी लैम्डा क्या है, लैम्डा है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। इसका मतलब हुआ लैम्डा केजी पर मीटर आता है। तो बता यार dx लेंथ में कितना आएगा, मास इन dx लेंथ कितना आएगा, वो आएगा लैम्डा dx, उसको dm कह दें। तो dm बाई dt क्या आ जाएगा, वो आएगा लैम्डा dx बाई dt, यानी कितना आ गया, लैम्डा इंटू वी। तो क्या इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू वी जी एच। अगर वैसे है तो ये लिख सकते हैं। अब यार मेन चीज हमें रटी होना चाहिए और थोड़े बहुत बदलाव करना हमारे स्किल का हिस्सा होना चाहिए। पता नहीं ये बदलाव कहां करना पड़ जाए। तो अभी हमने एक मशीन की बात करी है जो किसी मास को लगातार ऊपर शिफ्ट कर रही है। ये मशीन थोड़ा अलग है। हो गया भाई, रह गया अभी, निपटा दो धीरे धीरे, मगर इस चक्कर में कॉन्सेप्ट मत खा जाना। एक और मशीन की हम लोग बात कर रहे हैं। सोचो इस टैंक में पानी भरा है, यहां हमने एक मशीन लगाई है और ये मशीन इसी टैंक से पानी लेती है और बाद में ये मशीन उसको जेट बना देती है। ऐसी मशीन हम लोगों के एसी को सही करने के लिए आती है। हाँ, उसको नोट कर लें।
नोट कर लिया भाई लोग? तो ये मशीन क्या कर रही थी? पानी या कंक्रीट को ऊपर पहुंचा रही थी। और अगली मशीन हमारी क्या करने वाली है? ये पानी को जेट में बदल रही है। मतलब रेस्ट पे पानी था, मशीन के अंदर गया और मशीन ने पता नहीं क्या किया कि अचानक से मोशन आ गया। उसकी वर्किंग से हमें कोई मतलब नहीं है। कुछ मोटर वोटर लगी होगी, वो अचानक से स्पीड बढ़ा देती है। तो जब भी हम लोग यार एसी सही करने के लिए बुलाते हैं तो वो ऐसी ही एक मशीन लेके आता है जो एक बाल्टी में भरे हुए पानी की स्पीड अचानक से बढ़ा देता है। कितने लोगों ने देखा है यार? माय गॉड, तुम लोग यार घर की किसी भी गतिविधि में कोई पार्टिसिपेशन नहीं रखते, इससे पता चलता है। अच्छा ये देखने के लिए कि मशीन कैसे काम करती है। यस, ये होना चाहिए। अभी कराई यार, तुम लोग चूक गए भाई। हाँ भाई, तो अभी यार इस मशीन ने यहां से डीएम मास लिया है, यहां से रेस्ट की स्थिति में डीएम मास लिया और अचानक से इसके अंदर क्या आ गया यार? इसके अंदर v की स्पीड आ गई। पहले स्पीड क्या थी? लगभग 0, यानी ना के बराबर स्पीड से इसने पानी लिया है और अचानक से जब निकला तो इसकी स्पीड बढ़ गई। नहीं तो मुझे बताएं हम लोग ने यार इस मशीन का DW डिसाइड करना है, वर्क डन। तुमने यार एक थ्योरम पढ़ी है, W इक्वल टू क्या? K फाइनल माइनस K इनिशियल। ये पढ़ा यार W, K इंजन काइनेटिक। अच्छा बताओ, W बदलेगा तो K इनिशियल बदलेगा या K फाइनल? K फाइनल। ए इनिशियल कौन बदल सकता है? नहीं। तो क्या DW को हम लिख सकते हैं DK फाइनल? लिख सकते हैं यार? तो dW बाई dt क्या हो गया? dk बाई dt। ये मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूं, ये डिस्कशन मशीन का नहीं, ये तो जनरल डिस्कशन है। पावर बाय ऑल फोर्सेस, जैसे W बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो पावर बाय ऑल फोर्सेस क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलो यार, ये थ्योरम वर्क एनर्जी की ही एक्सटेंडेड थ्योरम है। मतलब वर्क एनर्जी वर्क के लिए होता है और ये पावर के लिए है। किसी बॉडी पे लगने वाले सारे पावर का सम रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कई बार क्या होता है कि राइटर तुमसे पूछना पावर चाहता है और कह देगा रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो इसका भी मतलब क्या है कि वो पावर जानना चाहता है। तो ये अलग से डिस्कशन कर लें। अच्छा मुझे बताओ, अभी अभी इसने डीएम मास यहां से लिया है और उसकी स्पीड को v से बढ़ा दिया है, तो डीके कितना हुआ? डीके, अरे डीके क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डीके वो होगा हाफ डीएम इंटू वी स्क्वायर। ये क्या हो गया? डीके हो गया हाफ डीएम वी स्क्वायर। तो डीके बाई डी टी कितना होगा? डीके बाई डी टी होगा हाफ डीएम बाई डी टी इंटू वी स्क्वायर। क्या डीके बाई डी टी को हम उस मशीन का पावर कह सकते हैं? तो यार पावर कितना आ गया? ये बात बड़ी इजीली डाइजेस्ट करी जा सकती है। देखो यार, ये चीजें जोड़ के पढ़ने में कोई बुराई नहीं होती है, भूल जाने पे यही सब चीजें काम आती हैं कि डीके बाई डी टी पावर होता है और के क्या हो गया? हाफ डीएम वी स्क्वायर। अब डीएम बाई डी टी क्या हो सकता है? तो फिर से वही बात है, डीएम बाई डी टी, अरे डीएम बाई डी टी रो ए वी हो सकता है। तो अगर डीएम बाई डी टी को रो ए वी लिख दोगे तो हाफ रो ए वी क्यूब बन जाएगा, और अगर डीएम बाई डी टी को लेमडा वी लिख दोगे तो ये क्या बन जाएगा? हाफ लेमडा वी क्यूब। यार अंतर है दोनों मशीन में। अक्सर इन क्वेश्चन में बहुत गलती होती है और आंसर भी बड़े गलत गलत दिए रहते हैं। उस केस में इसका आंसर दे देते हैं और इस केस में उसका आंसर दे देते हैं, वो गलत है यार। दोनों आंसर में देखो जरा हाफ का फर्क है, दोनों मशीनें अलग अलग हैं। बात क्लियर है? एक मशीन जो है ऊंचाई पे शिफ्ट कर रही है और एक मशीन जो काइनेटिक एनर्जी में बदलाव कर रही है। हाँ हाँ, मतलब ये है कि मशीन ने पानी लिया रेस्ट पे था और दिया मोशन में है। यही तो मशीन की खास बात है।
चलो यार मैं एक काम करता हूँ, यहाँ दिखाता ही नहीं हूँ, ये भी मशीन का हिस्सा है, ये पूरा मशीन है, ये पूरा मशीन हिस्सा है। और यहाँ से अभी अभी इसने डीएम मास इंटर किया है, तो क्या वो डीएम मास जो इसने लिया है वो पहले मोशन में था क्या? यही बात समझाना चाह रहा। खींचेगा, खींचेगा। तुम कोई भी मास तुम टैंक से ले लो, टैंक से जो मास यहां से निकला है वो टैंक में भरा था, टैंक में मोशन में था क्या? बस ऐसे सोचो यार, टैंक में रेस्ट में था, अचानक से वहां बी से दिख रहा है, तो इसका मतलब उस डीएम के साथ मशीन ने कुछ किया है ना। अब तुम ये ना कहना यहाँ भी तो सर मोशन होगा, पानी ले रहा हो, तो उसको भी मशीन का हिस्सा मानो। मशीन ना होती तो क्या वहां मोशन आ जाता? साइफन, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो पानी ऊंचाई पे है तभी निकलेगा, तो ऊंचाई पे किसी ने पहुंचाया है तो उस दौरान एनर्जी खर्च करी है, वही एनर्जी धीरे धीरे उसको चला रही है। हाँ भाई, तो ये दोनों मशीन की कहानी समझ में आ गई है। एक मशीन जो मास को ऊपर पहुंचाती है और एक मशीन जो स्पीड बढ़ाती है, उनमें इतना अंतर है। ये हटा दे भाई लोग। तो यार पावर में पुरानी चीजों को जोड़ के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। यार ये तो सीधे सीधे रिजल्ट्स हैं, मतलब ये दो चीजें जो मैंने अभी अभी बताई, इनमें सीधे सीधे वही लैंग्वेज लिखी होगी, वही आंसर तुमसे उम्मीद करी जाएगी, है ना। लेकिन इन फॉर्मूलों पे हमें स्किल डेवलप करना है, क्योंकि इन फॉर्मूलों पे क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे इसकी कोई लिमिट है ही नहीं, अनलिमिटेड संभावनाएं हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, दो चार तरह के इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं, तो इनकी हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो हम लोग यार बहुत सिंपल सी बातें शुरू करने वाले हैं। चलो यार बहुत सिंपल से शुरू कर रहे हैं, और सिंपल से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक एम मास का ऑब्जेक्ट है, एफ का फोर्स लगा दिया गया है और ये धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी बढ़ाता जा रहा है। ठीक, मान लिया मैंने यहां ए से बी तक का ऑब्जर्वेशन किया है और ए से बी तक कुछ ये कैपिटल टी टाइम तक चला है। कितने टाइम तक? कैपिटल टी टाइम तक चला है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस धीरे धीरे पूछ रहा हूं ताकि तुम्हें पहले तो कनेक्टिविटी के साथ फैसले लेना आ जाए। पहला क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। दूसरा क्वेश्चन है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। यस, रेस्ट से चालू किया है। तीसरा क्वेश्चन है एवरेज पावर फॉर ए टू बी या फॉर टाइम कैपिटल टी, फॉर टाइम कैपिटल टी। चौथा क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस पावर एट टी इक्वल टू टी। तो क्या मुझे कुछ मदद करना है कहीं पर? भाई अब तक जो पढ़ा है वो माना जाएगा कि तुम्हें आता है। स्मूथ सरफेस है ना, कोई एजेंट ने एफ का फोर्स लगाया है तो पावर भी उन्हीं के लिए पूछा जा रहा है ना। ये वर्क डन किसकी वजह से? बाय एजेंट। यार ये बोला नहीं जाता, ये सब समझा जाता है कि भाई वर्क डन किसका पूछा जाएगा? एजेंट का, वही तो है जो डिलीवर कर रहा है। पावर भी किसका पूछा जाएगा? एजेंट का। इतने क्वेश्चंस हैं, थोड़ा थोड़ा करते जाओ, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। हाँ भाई, स्मॉल मिलाते जाओ,
देखो यार, आंसर जब पूछा जाता है तो उन्हीं सिंबल का सहारा लेना होता है जो क्वेश्चन में दिख रहे हो। कौन कौन से सिंबल दिख रहे हैं? एफ दिख रहा है, एम दिख रहा है, बस और कुछ नहीं दिख रहा है। टी दिख रहा है। ए से बी तक की यात्रा कितने समय की है? ये कैपिटल टी क्या है? टाइम बिटवीन ए टू बी, बिटवीन ए टू बी। ए से बी जाने का टाइम कैपिटल टी है। स्मॉल मिलाते जाओ, ए आ गया, वर्क डन आ गया, एवरेज पावर आ गया, इंस्टेंटेनियस पावर शायद ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर में और विचार करें तो यार बताओ यार, डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक का हमें बताना है एस। कैसे बता सकते भाई? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये सबको स्ट्राइक करना चाहिए भाई। ये एफ एजेंट का फोर्स है और मैंने कुछ नहीं बोला तो कांस्टेंट माना जाएगा। यू 0 है। अब ए, यार ए की जगह क्या लिख दें? तो यार ए कितना होता है? एफ बाई एम। टी की जगह क्या लिख दें? टी की जगह टी दिया ही यार, ए से बी तक का हो गया। एस आ गया, कितना आ गया? एस एफ टी स्क्वायर बाई 2m। कितने लोगों ने यार मुझसे पहले ये कर लिया है? एस आ गया है। अब अगला क्वेश्चन है यार, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। तो वर्क डन को लेके तुम्हारे दिमाग में दो ख्याल आ सकते हैं कि या तो वर्क डन का पर्सनल फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, या तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कुछ भी करके लाओ। क्यों? एफ एस से भी तो निकाल ही सकते हैं। जब एफ दिया है और एस अभी अभी निकाल ही लिया है तो यार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री पे होंगे जब उसी तरफ चलना है। तो वर्क डन कितना आ गया? एफ एस कॉस 0। एफ कितना है? एफ, अरे एफ तो एफ दिया ही है। एस कितना है? एफ टी स्क्वायर बाई 2m कॉस 0 1। तो ये बन गया क्या? एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई। यार ये बहुत अप्लाइड टॉपिक है, सीधे सीधे फॉर्मूला रटना बिल्कुल सजेस्टेबल नहीं है। छोटे छोटे से स्टेप हैं जो हमने बहुत अच्छे से समझे हैं पूरी काइनेमेटिक्स के दौरान, तो बना के आगे बढ़ना ये तुम्हें आना चाहिए। वर्क डन आ गया। अब क्या पूछा है? इस 0 से t टाइम के लिए एवरेज पावर लाना है। तो पावर एवरेज की डेफिनेशन तुमने क्या पढ़ी है? टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो टोटल वर्क कितना है? ये लिखा है। टोटल टाइम कितना है? t। तो ये कितना आ गया? एफ स्क्वायर टी अपॉन 2m। कितने लोगों का आ गया यार यहां तक? यार सब जुड़ा हुआ है यार, सब कुछ समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है, इंस्टेंटेनियस पावर किसी खास टाइम t इक्वल टू टी पे। मतलब ये t इक्वल टू टी ना एंड का है ना शुरू का है, बीच का कहीं है, यहां कहीं मान लो t इक्वल टू टी यहां का कहीं है, उस वक्त का पावर बताना है। यानी ना ये शुरू का है ना बाद का है, बीच का कहीं t इक्वल टू टी पे पावर बताना है। तो क्या लगा सकते हो यार इंस्टेंटेनियस पावर? डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो किसका डिफरेंशिएशन करोगे? तो यार W तो ये पर्टिकुलर आंसर है ना भाई, ये फंक्शन थोड़ी है। क्या लगाना सही रहेगा? यस, पावर इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है एफ वी कॉस थीटा। तो थीटा तो 0 है ही है और एफ एफ है, बस v के बारे में सोचना है। क्या इस जगह पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें लाना है। तो बताओ t टाइम बाद किसी चीज की वेलोसिटी क्या होती है? u प्लस, अरे v बराबर क्या होगा? u प्लस at। तो u कितना है? a कितना है? f बाई एम, और t जनरल t है। नहीं समझ में आई बात? यार ये छोटे छोटे स्टेप हैं जो तुम्हें इस कदर आते हैं कि रात में सोते इस जगह के कोई पूछे v बराबर तो तुम्हारे मुंह से क्या निकलता है? at। तो यार ये देखो at रख दिया है यहाँ पे, तो ये क्या बन गया? एफ स्क्वायर टी बाई एम। बोलो किसको डिफरेंशिएट करेंगे? W कहाँ है? ये ना। तो क्या ये W फंक्शन है? ये W, ये W फंक्शन है या पर्टिकुलर आंसर है? बात समझो, फंक्शन और पर्टिकुलर में क्या अंतर होता है? ये कैपिटल T पूरे सेगमेंट का टाइम पीरियड है और T जनरल टाइम। हाँ कोई बात नहीं, अगर करोगे इत्तेफाक से मैच कर जाएगा। अगर तुम्हें इसमें इसको तुम्हें जनरल T लिखना हो तो इसी W में कह दो कि हम यहां तक का नहीं जनरल T तक का वर्क लिख रहे हैं, तो क्या लिखोगे? एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m।
और अब इसका dw/dt कर दो तो यही आ जाएगा। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करना सजेस्टेबल नहीं है। ये कुछ ऐसी बात होगी कि हम पर्टिकुलर आंसर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जिसमें साफ फिक्स पैरामीटर है, तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 आ जाना चाहिए। किसको करके? बिल्कुल सही बात है। यहाँ एस भी जनरल टाइम के लिए निकाल लो, एफ इंटू ds/dt करके निकाल लो, तब भी आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई है या कुछ और बोले? क्या मैं एक और क्वेश्चन दूं तुम्हें? बिल्कुल इसी तरह का बेसिक क्वेश्चन। एक m मास के ब्लॉक को h ऊंचाई से छोड़ दिया गया है, तो इसका भविष्य क्या है? ये इसका इनिशियल है और फाइनली इसको जमीन में गिरना है। फाइनली इसको जमीन में गिरना है। तो मैंने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे, इसमें पहला गायब कर देता हूं, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो तो दिया ही है। क्या पूछ लेता हूं? वर्क डन up to the time body hits the ground। अच्छा, वर्क डन किया किसने है? तो बाय डिफॉल्ट ये वर्क डन किसकी वजह से है? यार ये भी कई बार बहुत क्लियर नहीं लिखा जाता, हमें समझदारी दिखाना पड़ेगी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जब तक वो जमीन में गिर नहीं जाता, यानी हमारी कहानी यहां से शुरू हुई है और जमीन में गिरने पे खत्म हो गई है। इतनी बात समझ में आ गई यार? वर्क डन। दूसरा, एवरेज पावर, हाँ, ड्यूरिंग ए टू बी, और कुछ नहीं दिया, जितना दिया सब सामने है। ए से बी के लिए एवरेज पावर बताना है। और तीसरा, इंस्टेंटेनियस पावर एट टी इक्वल टू टी बिटवीन ए एंड बी। ये 3 क्वेश्चन है, और पिछला अगर समझ में आ गया है तो ये वाला मैं उम्मीद करता हूं सब लोग खुद से फैसला लेके मुझे करके दिखाएंगे। ठीक, तीसरा वाला, ये उस वक्त का पावर है जब वो जमीन को हिट करने वाला है। मैंने कहा टी बराबर टी पे ए और बी के बीच में। हाँ ठीक, ये जनरल टी लिखो, स्मॉल टी, जो टी मैंने सिंबल मेंशन किया है, ठीक है। और कोई? क्या सेकंड क्वेश्चन में टी मेंशन किया है? तो वो टी भी निकालना एक मुद्दा है, वो भी हमें निकालना पड़ेगा। टू एच वाई जी, ठीक। मतलब यार ए से बी के दौरान ग्रेविटी ने mg का फोर्स लगाया है। हाँ भाई, किया किसी ने? कौन सा फॉर्मूला है, कैसे लाया है? इसको सॉल्व तो ढंग से करो।
हाँ ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ, सही से सॉल्व नहीं करोगे तो निकालो, वो कोई बताने थोड़ी आएगा यार। अब ये दिन आ गए यार, टी निकालने में दिक्कत है। ठीक, बढ़ के यार अपने फैसले लें, अगर नियम के हिसाब से सब सही है तो गलती हो ही नहीं सकती, कहीं ना कहीं नियम टूट रहा है तो गलती हो जाती है। पहला क्वेश्चन पूछा है वर्क डन, तो बता यार वर्क डन F इंटू एस होता है, तो F है mg और S है h, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो ये आ जाएगा mg इंटू एच कॉस 0, कितना आ गया mgh। पहला कितने लोगों ने कर लिया यार, पहला नहीं किया इसका मतलब पहला गायब हो चुका है वर्क, इससे पहले वाला। दूसरा क्वेश्चन, एवरेज पावर, पता है एवरेज पावर क्या होता है, कौन बताने आएगा। एवरेज पावर होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, तो यार वर्क तो हमें दिख ही गया, क्या mgh। क्या टाइम निकालना यहां से यहां तक, ये तो हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में बहुत पहले सीख रखा है, भुलाने के लिए सीखा है क्या यार, क्या सीखा है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भूल गए क्या यार, और s की जगह माइनस एच रख देते थे। तो यार ये t का आंसर बिल्कुल रटा रटाया अंदर रूट 2h बाई जी, याद है भाई, क्या ये हमने भुलाने के लिए पढ़ा है, अरे कभी ना कभी काम आएगा, दो कॉन्सेप्ट जोड़ के क्वेश्चन बनाया गया है तो दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो गए, ये तुम्हें अलग से आता है mgh और टाइम निकालना अलग से आ जाता है अंडर रूट 2h बाई जी, ये आंसर हो गया यार, इसको थोड़ा बहुत इधर उधर करके लिख दो। देखो यार दो छोटे कॉन्सेप्ट को मर्ज करके क्वेश्चन बनाना कोई बड़ा काम नहीं है, कभी बनाया जा सकता है, तो फैसले लेना तुम्हें सीखना पड़ेगा। यहां से यहां तक गिरने का टाइम हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में कई बार देखा है, तो ये रटा होना चाहिए या निकालना आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, इंस्टेंटेनियस पावर एट टी इक्वल टू टी, तो टी इक्वल टू टी ए से बी के बीच की कहीं की कहानी है, हमें नहीं पता वो कब की है, क्या इस वक्त इस पे पावर डिलीवर्ड बताना है, तो इंस्टेंटेनियस पावर या तो डी डब्ल्यू बाई डी टी से आता है अगर डब्ल्यू टाइम के फंक्शन में दिया हो, क्या यहाँ डब्ल्यू टाइम के फंक्शन में पता है क्या, नहीं पता है, तो ये तो गया काम से, तो फिर क्या बचा एफ वी कॉस थीटा, तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या है एफ वी कॉस थीटा, तो एफ की जगह क्या यार, यहां फोर्स की जगह क्या mg, वेलोसिटी क्या, क्या टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये भी तो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, नीचे की तरफ gt होता है, तो अब ऐसा है कि मैग्नीट्यूड हम यहां लिख देते हैं और एंगल 0 है, तो हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे, कि आंसर आ गया एम जी स्क्वायर टी। अब यार ये सब आंसर हैं जो तुम्हें रटना भी हो तो रट सकते हो, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये कितने कायदे से निकल भी रहे हैं, अरे भाई मेन फॉर्मूला दिमाग में रहे एफ वी कॉस थीटा, तो सब कुछ निकाल लोगे। क्या ये बात समझ में आ गई है या कुछ और बोला जाए। अब यार अगर कहीं कोई मशीन इन्वॉल्व है, जैसे अभी दो क्वेश्चन मैंने मशीन वाले कराए थे, तो मशीन में कई बार इफिशियंसी की बात होती है, इफिशियंसी ऑफ मशीन, देखो यार इफिशियंसी अगर फ्रैक्शन में दी गई है तो फ्रैक्शनल इफिशियंसी होता है पावर आउट
अपॉन पावर इन, और परसेंट इफिशियंसी वो हो जाएगा पावर आउट अपॉन पावर इन इंटू क्या 100। तो कभी कभी ऐसा होगा, पावर आउट का मतलब मशीन ने कितना दिया है, और पावर इन का मतलब मशीन कितनी एनर्जी खा रही है। वो बिजली के फॉर्म में हो सकती है, पेट्रोल डीजल के फॉर्म में हो सकती है। तो पावर आउट का मतलब क्या है, यहां पर पावर डिलीवर्ड या पावर गिवन बाय मशीन, गिवन बाय मशीन, और पावर इन का मतलब क्या है, पावर कंज्यूम बाय मशीन इन द फॉर्म ऑफ, जनरली ये किसके फॉर्म में होता है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के फॉर्म में, या फिर पेट्रोल डीजल या फ्यूल के फॉर्म में, किसी फ्यूल के फॉर्म में। इसका ये मतलब है कि कितना पावर मशीन ने खाया है और कितना, ठीक है। तो कभी कभी ऐसी बात हो सकती है कि इफिशियंसी बताना पड़े। तो जैसे अभी थोड़ा देर पहले हमने पावर निकालना सीखा था, वो पावर आउट हो गया। अगर ये और दे दे कि मशीन कितने किलोवाट की है, एक मिनट, इसमें भी बड़ा भेद है। मशीन कितने पावर कंज्यूम करती है, ऐसे ये लिखा हो कितना बिजली कंज्यूम करती है, 5 किलोवाट, तो इसका मतलब 5 किलोवाट इन है या आउट है, इन है। और अगर मशीन में ये लिखा है कि इतने किलोवाट का वर्क डन देती है, जो ऐसे दिया है कि यार जब भी यार मशीन कोई लिखी होती है तो उसमें जो किलोवाट लिखा होता है वो कंजम्पशन नहीं लिखा होता है, वो दिखा होता है कि ये मशीन कितना पावर दे सकती है। ये बात समझा, पावर कंजम्पशन कभी मशीन में लिखा, ये लैंग्वेज में लिख सकता है कि इतने किलोवाट की एनर्जी कंज्यूम करती है। जो भी मशीन में पावर लिखा होता है, पावर रिटन ऑन द मशीन, वो हमेशा क्या बताता है कि ये कितना पावर देती है। मशीन में जो पावर लिखते हैं वो हमेशा क्या लिखते हैं कि ये कितना पावर देती है, और कितना पावर खाती है ये बात कभी मशीन में लिखा नहीं होता, वो अलग से लैंग्वेज में क्वेश्चन में लिख सकते हैं। यानी अगर कभी कोई लिखे अ मशीन ऑफ 5 किलोवाट, तो उसको पावर इन मानना है या पावर आउट मानना है, वो पावर आउट मानना है। दैट कंज्यूम 6 किलोवाट, तो इसका मतलब 6 किलोवाट क्या है, पावर इन है। क्या ये अंतर करना सबको आना चाहिए। अगर अभी जो हम थोड़ी देर पहले पावर निकाल रहे थे मशीन का, वो आउट था या इन था, वो आउट था, है ना। पानी चढ़ा रही है तो भी वो पावर आउट है ना। स्पीड बढ़ा रही है तो भी वो पावर आउट है, और उसके एवज में कितनी बिजली खा रही है वो क्वेश्चन में मेंशन किया होगा, वो पावर इन होगा। तो अगर इन पता है आउट पता है तो हम उसकी इफिशियंसी ला सकते हैं, या कभी कभी इफिशियंसी दिया होगा तो इन आउट डिसाइड कर सकते हैं। कर लेंगे भाई लोग। कभी कभी ऐसी बातें शायद हो सकती है कि जैसे मान लिया किसी m मास के ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्सेस लगे हैं, ये लगा है F1 और F2, ठीक है। बता F2 60 डिग्री पे है और ये किसी v की वेलोसिटी पे है, तो F2 का पावर कितना होगा, F2 इंटू वी cos 60। F2 ऐसे लगा है, वेलोसिटी आगे की तरफ है, पावर कितना होगा, F2 इधर है, V आगे है। क्या ये सब बातें हो सकती है, नहीं पावर पॉजिटिव भी हो सकता है और पावर, है ना, यहां पावर आएगा F2 इंटू वी cos 60, यहां पावर आएगा F2 इंटू वी cos 90, और यहां क्या होगा F2 इंटू वी cos 180, यानी कैसा निगेटिव पावर। अब कोई कह सकता है सर ऐसे कैसे निगेटिव पावर, वेलोसिटी आगे कैसे आ गई, तो भैया एक ही फोर्स है, क्या हो सकता है और भी फोर्स लगे हो, क्या बात समझ रहा है। उसका पावर यानी इंडिविजुअल लेवल पे पावर पूछा जा सकता है कि इसका पावर क्या है, तो जो मोशन में फेवर करता है उसका पॉजिटिव पावर होता है, और जो मोशन में अपोज करता है उसका हमेशा कैसा पावर होता है, निगेटिव पावर होता है। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो फैशन में चल रहा है, खैर
उस फेमस से पहले थोड़ा कम फेमस बात कर लें। अगर कोई एग्जाम्पल दिया है, W का फंक्शन दिया है, W बराबर KT स्क्वायर, और कोई पूछे एवरेज पावर 0 टू कैपिटल T, और दूसरा इंस्टेंटेनियस पावर एट T इक्वल टू कैपिटल T, इनमें थोड़ा भेद करना आना चाहिए। एवरेज पावर 0 से T और इंस्टेंटेनियस पावर T बराबर T। चलो यार, पहला क्वेश्चन एवरेज पावर, कोई बता सकता है, मुझे बता सकता है क्या एवरेज पावर कितना? यार ऐसा है कि ये फंक्शन है टाइम का, जिसकी वैल्यू t बराबर 0 से लगा के t बराबर कैपिटल T तक के लिए हमें एवरेज पावर निकालना है। अच्छा, मैं इसको एक न्यूमेरिकल दे दूं तब ज्यादा समझ में आएगा क्या? हाँ, पता है एवरेज पावर, चलो यार जिसके मन में जो ख्याल आ रहा है पहले अपना लगा दो, फिर मैं मदद करूंगा। तो क्लास आज नहीं होना ना यार, तो ठीक है, अभी हमारे पास 15 मिनट है और पढ़ने के लिए। ये नोट कर लिया ना? नहीं कर पाया? इफिशिएंसी नोट कर लिया ना? हाँ भाई, मुझे लगता है इसको न्यूमेरिकल के तौर पे दूं तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन क्यों ऐसी बात है कि अब यार तुम लोग इस स्थिति में हो कि मैं तुम्हें हर चीज बच्चों की तरह समझाऊं? हो गया? क्या किया है मुझे समझाओ पूरा। हाँ, अपॉन टी, ठीक है। फिर W डिफरेंशिएशन कहाँ होता है एवरेज पावर में? पहला का आंसर क्या है? तो जब इसमें कहा गया है 0 से कैपिटल T तक का, तो वर्कडन कैपिटल T तक का निकाल लेंगे तो वो K कैपिटल T स्क्वायर आएगा ना भाई। ठीक ठीक। तो ये वर्कडन कब तक का निकालना था? जैसे कोई तुमसे पूछे ये वर्क का फंक्शन है, इसका मतलब क्या होता है? जब का टाइम डालो तब का वर्क दे देगा। तो कब तक का टाइम डालना था? क्वेश्चन में कहा गया 0 से लेके कैपिटल T तक का, तो हमें यहां पे क्या डालना था भाई? अगर वर्क डन चाहिए तो जब का टाइम डालो तब का वर्क मिल जाएगा। अब बताओ जरा, पहला क्वेश्चन एवरेज पावर, एवरेज पावर की डेफिनेशन क्या होती है? शुरू से एकदम चलो। तुम लोग पता है डेफिनेशन से भागने लगते हो, कुछ भी मन में ले आते हो, इससे थोड़ी काम चलता है। हमें डेफिनेशन को अभी छोड़ना ही नहीं है, हर चीज का जवाब वहीं से निकलता है। क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना है? कैपिटल T। वर्क कहां से मिलेगा? तुरंत दिमाग में वर्क कहां से मिलेगा? अरे वर्क का फंक्शन दिया है, जब का टाइम डालो तब का वर्क मिल जाएगा। कब का डालना है? तो यार अगर तुम यहां T बराबर कैपिटल T डालोगे तो तब का वर्क कितना आ जाएगा? K कैपिटल T स्क्वायर। जैसे 2 सेकंड लिखा होता तो 2 नहीं डालते, तो ये बन गया K कैपिटल T स्क्वायर अपॉन T, तो ये क्या आ गया? KT। कितने लोग आ गया एवरेज पावर? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, बस सिंपल डेफिनेशन उसको उसके तरीके से। क्या यहां किसी के मन में डिफरेंशिएशन का ख्याल आ सकता है क्या? क्या एवरेज पावर में थोड़ी डिफरेंशिएशन होता है? क्या ये बात जनता को समझ में आ गई है? अब अगला क्वेश्चन पूछा है इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? dW/dt। अब कोई कहेगा सर FV cos थीटा क्यों नहीं? अरे W टाइम का फंक्शन दिया है, तो इससे बढ़िया क्या होगा यार? ये तो बहुत आसान हो गया, बस इसका डिफरेंशिएशन करना है, कर दो KT स्क्वायर। तो कितना आ गया?
2kT। लेकिन हमें ये पावर इंस्टेंटेनियस, अब ये इंस्टेंटेनियस पावर आ गया, जब का निकालना हो तब का निकाल लो, कब का चाहिए, T बराबर कैपिटल T, तो ये क्या आ गया 2kT। दोनों एक ही चीजें नहीं है भाई, ये क्लियर कर लें, हर चीज डेफिनेशन से जुड़ी है, उसी से जवाब मिलेंगे। बात समझ में आ गई है या कोई दिक्कत है? बात क्लियर है या कुछ और बोला जाए? अक्सर किसी मशीन का या कार का पावर कांस्टेंट होता है। अब मशीन विच हैव फिक्स्ड पावर, क्या है, फिक्स्ड पावर P। एक मशीन जिसका पावर क्या है, फिक्स्ड है, उससे उतने पावर पे ही वो हमेशा काम करती है। विद फिक्स्ड पावर P, P के फिक्स्ड पावर पे वो मशीन काम करती है। तो उसमें यार हम लोग वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में, एक्सेलेरेशन टाइम के फंक्शन में और एस टाइम के फंक्शन में, ये चीजें आजकल फैशन में चल रही हैं, निकालने वाले हैं। ठीक है, क्या दिया है कि पावर फिक्स्ड है, बाकी सब कुछ पता नहीं बदल रहा है कि नहीं, कुछ नहीं पता। ठीक है, उस बॉडी में, यानी कोई मशीन है जिसमें कोई पार्टी बॉडी है जिसमें कोई मशीन काम कर रही है। अब वो मशीन हो सकता है उसी के अंदर का इंजन हो, जैसे एक कार के अंदर इंजन लगा होता है, वो मशीन ही तो उसको चलाती है। तो चलो यार तुम मान लो कि ये कार है जिसके अंदर मशीन है और मशीन का पावर क्या है, फिक्स है। तो अब यार वो पावर जब ऑन करेगा तो इसके अंदर वेलोसिटी डेवलप होगी, इसके अंदर एक्सेलेरेशन, सड़क से फ्रिक्शन के जरिए एक्सेलेरेशन आएगा। हमें यार बहुत कुछ नहीं सोचना, बस ये समझना पावर फिक्स है, लॉसेस वगैरह हमें निगलेक्ट करना है। तो बता यार इस कार के लिए P बराबर FV cos 0 लिख सकते हैं। यार अपने मन से बाय डिफॉल्ट यही माना जाएगा कि इस कार का इंजन पहियों के जरिए आगे की तरफ फोर्स अचीव करता है, पहियों के जरिए आगे की तरफ फोर्स अचीव करता है, तभी तो कार आगे बढ़ती है। तो फोर्स भी आगे तो वेलोसिटी भी कहां डेवलप होगी, आगे। तो यार पावर को हम क्या लिख सकते हैं, FV cos 0। इनमें से क्या फिक्स है, ये P फिक्स है, ये क्वेश्चन में दिया है नहीं। और हमें क्या क्या लाना है, ये फंक्शंस लाना है। तुम्हें याद है यार फंक्शन की स्टोरी कई बार आ चुकी है, एक बार काइनेमेटिक्स में आई थी, फिर लॉज ऑफ मोशन में वेरिएबल फोर्स के टाइम आई, और अब पावर के टाइम फिर से फंक्शन की स्टोरी आ चुकी है। तो फिलहाल हमें पावर का रिलेशन किससे किससे दिख रहा है, F से और V से, और F क्वेश्चन में मेंशन टर्म नहीं है। तो हम क्या करें, पावर फिक्स टर्म है, F क्वेश्चन में मेंशन टर्म नहीं है, तो मैं F को क्या लिखने वाला हूं, M इंटू A। तो A भी तो फिक्स टर्म है, A भी तो गिवन टर्म नहीं है, तो A को मैं क्या लिख दूं यार, A को हम लिख देते हैं dV बाई dt। देखो यार A की जगह मैंने क्या लिख दिया, dV बाई dt। क्या यहां पर P फिक्स टर्म है, मास बदल नहीं सकता है, और V बदल रहा होगा, V बदल रहा होगा क्योंकि V के बारे में हम श्योर नहीं है। तो क्या अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है जिसका सॉल्यूशन हमें क्या दे सकता है, V और T का रिलेशन। अरे देखो हम अब क्या करेंगे, फिक्स टर्म एक तरफ रख देते हैं, P बाई M एक तरफ पहुंचा देते हैं, ठीक है, और dt भी इसी तरफ पहुंचा देते हैं। तो क्या बना यहां पर, V dV। अब क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। t बराबर 0 पे वेलोसिटी क्या रही होगी, 0। t बराबर t पे वेलोसिटी कितनी रही है, इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। बताओ इस तरफ इंटीग्रेशन करके क्या आ गया, t आ गया, यहां क्या आ गया, v स्क्वायर बाई 2। तो v स्क्वायर बराबर आ गया 2p बाई m इंटू क्या, t। क्या वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन आ गया, हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या मोमेंटम फिक्स बोला है क्वेश्चन में, नहीं बोला ना, तो फिर आगे क्या करोगे भाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन b dv में है तब तो इंटीग्रेबल है, अगर यहां मोमेंटम अपियर करा दोगे तो इंटीग्रेशन कैसे होगा। ये क्या v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, तुम चाहो तो
स्क्वायर हटा के क्या लिख सकते हो, v इक्वल टू अंडर रूट 2p बाई एम इंटू क्या t, टाइम डालो v पाओ, आ गया। अब मुझे बता रहे टाइम डालो v पाओ आ गया है, अच्छा यहां भी अंडर रूट t आया है, तो और क्या ला सकते हैं हम, एक बार कोई एक फंक्शन आ जाए तो बाकी फंक्शन कैसे लाए जाते थे ये हम काइनेमेटिक्स में बहुत अच्छे से जानते हैं। बता एक्सेलेरेशन क्या होता है, dv बाई, तो बता इसका मैं डिफरेंशिएशन करूं तो रूट 2p बाई एम बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट टी का डिफरेंशिएशन t की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हाफ टी की पावर माइनस हाफ, तो ये क्या आ गया है अंडर रूट 2p बाई एम और 1 बाई अंडर रूट टी, और ये 2 अंदर पहुंचा दो, तो ये क्या आ गया है एक्सेलेरेशन a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कल को कोई पूछे यार डिफरेंस s एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ s, तो तुम्हें यार s याद है कैसे निकाला करते थे, इंटीग्रल ऑफ v dt से, नहीं इंटीग्रल ऑफ से डिस्प्लेसमेंट आता था, तो v उधर रखा है, रूट 2p बाई एम बाहर निकाल लो, और किसका इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट टी का, बता यार अंडर रूट टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो s का टाइम के साथ क्या रिलेशन आ गया, t की पावर 3/2 वाला, समझ गया यार। ये प्रोपोर्शनलिटी फैशन में चल रही है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें बीच बीच में दिखेंगे, कई बातें समझ में आ गई हैं। अगर कार में कांस्टेंट पावर है तो वेलोसिटी टाइम में, एक्सेलरेशन टाइम में और डिस्प्लेसमेंट टाइम में, ये तीन चीजें फैशन का हिस्सा है यार। अगर तुम्हें लगता है कि ये हमारा स्किल डेवलप हो चुका है तो करना भी आना चाहिए, वरना तो रटना है ही है यार सब कुछ, फिर तो सब कुछ रटना ही है यार। फिजिक्स में या तो हर घटना हमें रटना है, या तो हर घटना के थोड़े थोड़े कारण सीखते चले, रटना ज्यादा आसान काम है। देखो यार वजह पता होने से ना हम चीजों में अंतर कर पाते हैं, वरना फिर वही काला अच्छा भैंस बराबर नजर आता है ना, हम सिचुएशन ही भूल जाते हैं। अगर ये हमें कारण पता होते ना तो सब कुछ याद रहता, अच्छा पी कांस्टेंट होता था तब ये काम करता है। क्या जनता समझ गई है? बस थोड़ा 5 मिनट और, 3 मिनट और बस, उसके बाद फिर 2 मिनट और। टेस्ट पेपर कहाँ है, नीचे रखे क्या, बंद हो जाए तब जाना, नहीं तो कुछ ना कोई गड़बड़ मैं कर दूंगा। अच्छा बता, पावर का मतलब क्या होता है, पावर मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यार अगर पर यूनिट टाइम में कोई पी का पावर डिलीवर कर रहा है तो बता यार वर्क डन इन टी टाइम कितना होगा, इन टी टाइम क्या होगा, हाँ ये बनी बात है यार। यार जब भी ऐसी रेट वाली डेफिनेशंस इन्वॉल्व होती हैं तो इसका मतलब ही क्या होता है, अगर ये पर यूनिट टाइम का वर्क है तो टी टाइम का वर्क कितना होगा, पी इंटू टी, नहीं होगा। लेकिन यार ये पी इंटू टी तभी तक है जब तक पी कैसा है, कांस्टेंट है। अगर पी खुद टाइम का फंक्शन हो जाए तो फिर डब्ल्यू कैसे निकलेगा, इंटीग्रल ऑफ पी डी टी। तो ये भी एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन हो गई। अब बनाने वाला इसमें भी क्रिएटिविटी दिखा सकता है, मगर मैं अब मान के चलता हूं कि इसकी क्रिएटिविटी तुम हैंडल कर लोगे। अरे बताओ, जहां प्रोडक्ट के क्वेश्चन होते हैं वहां इंटीग्रेशन के भी आ जाते हैं, बस इनको क्या करना है, पी को कुछ फंक्शन बना देना है,
तो इस पे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसमें लिमिट लगेगी कहां से कहां तक का वर्क डन निकालना है। तो अगर पावर से वर्क डन निकलवा रहा है तो ये भी एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। बात क्लियर है भाई लोग? चलो इतने काफी हैं। और अब क्या टेस्ट दोगे? अब तुम लोग क्लास दे ही नहीं रहे हो ना यार।